नमस्ते। आज हम भारत की पड़ोस नीति पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे सामने हिंदुस्तान टाइम्स का एक संपादकीय है, वाई पीएम्स नेबरहुड एंगेजमेंट्स आर सिग्निफिकेंट। ये लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे भारत का पड़ोस, मतलब म्यांमार से श्रीलंका तक, इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है। हाँ बिल्कुल। और कैसे भारत ने इस उथल पुथल के बीच अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की है। जैसे वो म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र किया आता है। हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण था। तो इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि भारत की ये जो पड़ोस नीति है वो वक्त के साथ कैसे बदली है और पड़ोस की मौजूदा अस्थिरता का हम पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ। और भविष्य में भारत अपनी भूमिका को और असरदार बनाने के लिए क्या कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। बिल्कुल। और ये विषय देखिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो आर्थिक ताकत है वो इसे क्षेत्रीय सहयोग का एक स्वाभाविक केंद्र बनाती है। सही। यानी करीब 1947 से 1960 तक जो मुख्य जोर था वो देश के एकीकरण और स्थिरता पर था। रियासतों को भारत में मिलाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, वो तो था ही। साथ ही सीमाओं को सुरक्षित करना और जो नया गणराज्य बना था उसकी वैधता स्थापित करना अहम था। पड़ोसियों चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश हुई, क्योंकि इन्हें स्थिरता के लिए जरूरी समझा गया। लेकिन क्या उस दौर में एक साफ रणनीतिक सोच दिखती है, खासकर जैसे कश्मीर या तिब्बत जैसे मुद्दों पर? बहुत स्पष्ट और क्या कहते हैं दूरगामी रणनीतिक दृष्टि की कमी नजर आती है, खासकर जब हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद या तिब्बत पर चीन के दावे जैसी जटिलताओं को देखते हैं। फोकस शायद तात्कालिक स्थिरता पर ज्यादा था। हाँ, फिर आया शीत युद्ध का दौर। दुनिया दो खेमों में बंट गई। तो गुटनिरपेक्षता की नीति ने हमारे पड़ोस संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? शीत युद्ध मतलब 1960 से 80 के दौरान गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का आधार बनी। हाँ। भारत दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ से अच्छे रिश्ते रखना चाहता था, लेकिन साथ ही अपने पड़ोस में बाहरी दखलंदाजी को लेकर सतर्क भी था। इस दौर में दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने नीति को गहराई से प्रभावित किया। एक तो 1962 का चीन भारत युद्ध। हाँ, वो तो बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। और दूसरा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। हाँ, ये तो मतलब निर्णायक मोड़ थे। चीन के साथ सीमा विवाद तो देखा जाए तो आज तक चला आ रहा है। बिल्कुल। चीन के साथ वो अनसुलझे सीमा विवाद, खासकर तिब्बत और अक्साई चिन को लेकर, वो हमारी सुरक्षा नीति के केंद्र में आ गए। जहां तक दूसरे पड़ोसियों की बात है, जैसे श्रीलंका, मालदीव या नेपाल, वहां जब अस्थिरता हुई तो भारत की प्रतिक्रिया थोड़ी कह सकते हैं हिचकिचाहट भरी रही। अच्छा। हालांकि 80 के दशक के आखिर में श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप भी किया गया, IPKF वाला, लेकिन कुल मिलाकर नीति थोड़ी सावधानी बरतने और गुटनिरपेक्षता बनाए रखने की थी। और फिर 1990 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया, आर्थिक उदारीकरण और शीत युद्ध की समाप्ति। इसने तस्वीर को कैसे बदला? हाँ, ये वाकई एक बड़ा मोड़ था। आर्थिक उदारीकरण ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। इसके साथ ही पड़ोसियों के आर्थिक विकास में भारत की भूमिका पर भी ध्यान जाने लगा। इसी समय लुक ईस्ट नीति की शुरुआत हुई। अच्छा, लुक ईस्ट। हाँ, शुरू में इसका फोकस दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने पर था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाकर नजदीकी पड़ोसियों, खासकर पूर्वी और उत्तरी पड़ोसियों को भी शामिल किया गया। मकसद था व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाना। लेकिन इसी दशक में पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़े भी थे, वो परमाणु परीक्षणों के बाद। हाँ, ये एक तरह की विडंबनाई है कि एक तरफ आर्थिक जुड़ाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव वो एकदम चरम पर पहुंच गया। इसने पाकिस्तान के प्रति भारत के नजरिए को और ज्यादा सतर्क बना दिया, कह सकते हैं। और फिर आई पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति। ये कब आई और क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? पड़ोसी प्रथम नीति ये औपचारिक तौर पर 2008 के आसपास सामने आई। इसने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए अपने सबसे करीबी पड़ोसियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके साथ संबंधों को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। अच्छा। इसके तहत आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया। और
कनेक्टिविटी यानी आपसी जुड़ाव पर भी जोर बढ़ा इस दौरान। निश्चित रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एक प्रमुख एजेंडा बन गया, जैसे वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता, हाँ, BBIN। या फिर भारत के पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए जो बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, ये सब इसी बढ़ते फोकस का नतीजा है। अब आते हैं हाल के सालों पर, यानी 2020 के बाद। ये दौर तो पड़ोस में काफी उथल-पुथल वाला रहा है ना? बिल्कुल सही। पिछले कुछ साल काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक बदलाव हुए, बांग्लादेश में 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल देखी हमने, श्रीलंका का आर्थिक संकट, मालदीव में कुछ समय के लिए वो भारत विरोधी माहौल बना। हाँ, वो इंडिया आउट वाला। हाँ, हालांकि अब स्थिति बेहतर है और म्यांमार में तो लगातार आंतरिक संघर्ष चली रहा है। इन सब ने भारत को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने और उसे हालात के मुताबिक ढालने पर मजबूर किया है। और इस सबके बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भी तो एक बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो है ही। चीन का बढ़ता प्रभाव, खासकर उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं के जरिए, एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती है। बिल्कुल। इसके जवाब में भारत ने बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, हाँ, बिम्स्टेक, और कुछ हद तक सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भूमिका ज्यादा सक्रिय की है। साथ ही चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए डायमंड ऑफ द नेकलेस जैसी रणनीतिक पहलें भी देखने को मिली हैं। तो ये तो हुई नीति के विकास की बात। अब जरा समझते हैं कि पड़ोस की ये जो अस्थिरता है, इसका भारत पर सीधा असर क्या पड़ रहा है। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो क्या खतरे बढ़े हैं? सुरक्षा खतरे, हाँ, निश्चित तौर पर बढ़े हैं। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद तो एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है ही। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और पाकिस्तान को उसका लगातार समर्थन, ये भारत के सुरक्षा समीकरणों को और पेचीदा बनाते हैं। सही। जैसा कि 2024 में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने भी कहा था, पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर खतरे बढ़ रहे हैं, तो पड़ोस की अस्थिरता का सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। सुरक्षा की चिंताएं तो स्पष्ट हैं, पर जब पड़ोस में उथल-पुथल होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर इसका सीधा असर कैसे पड़ता है? क्या हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं? अर्थव्यवस्था पर तो बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगस्त 24 में बांग्लादेश में जो अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ, हाँ, उसने द्विपक्षीय व्यापार और जो चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं थीं, उन पर सीधा नकारात्मक असर डाला। पहले जहां भारत बांग्लादेश संबंधों को स्वर्णिम अध्याय कहा जा रहा था, वहीं अब एक अनिश्चितता आ गई है। आंकड़े देखें तो अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच ही बांग्लादेश को भारत का निर्यात 13.3% गिर गया था। 13.3%। हाँ, इसमें बेनापोल पिट्रापोल जैसे जमीनी रास्ते, जो करीब 30% व्यापार संभालते हैं, वहां रुकावटें भी शामिल हैं। और जो बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, जैसे कलादान प्रोजेक्ट या भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, उनका क्या हाल है? उन पर भी बहुत गंभीर असर पड़ा है। देखिए, ये परियोजनाएं भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बेहद अहम है। सही। लेकिन म्यांमार और बांग्लादेश की अस्थिरता ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया है। भारत की जो महत्वाकांक्षी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, KMMTTP, हाँ, कलादान, इसका लक्ष्य है पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ना, म्यांमार के रास्ते। लेकिन म्यांमार में लगातार सुरक्षा समस्याओं के चलते इसमें भारी देरी हो रही है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में अराकान आर्मी जैसे समूहों का नियंत्रण एक बड़ी बाधा बन गया है। यानी जमीन पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। बिल्कुल। भारत ने काफी निवेश किया है, लेकिन पलेथवा जोरिनपुई जैसी जरूरी कनेक्टिंग सड़कें वो अधूरी पड़ी हैं। इससे पूरी परियोजना की उपयोगिता पर ही सवाल उठ रहे हैं और देरी बढ़ती जा रही है। इसी तरह म्यांमार की अशांति ने भारत म्यांमार थाईलैंड IMTTH त्रिपक्षीय राजमार्ग को भी बाधित किया है। ये वो सड़क है जिसका लक्ष्य तीनों देशों को जोड़ना है। अच्छा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका केवल 70% काम ही पूरा हो पाया है, जिसका सीधा असर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार पर पड़ रहा है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी की बात। कूटनीतिक मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। हाँ, कूटनीतिक मुश्किलें भी बढ़ती हैं, बिल्कुल। जब पड़ोस में शासन बदलता है या अंदरूनी उथल-पुथल होती है, तो भारत के लिए रिश्ते साधना जटिल हो जाता है। मालदीव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां इंडिया आउट कैंपेन के बाद आई सरकार ने भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। हाँ, वो दौर था।
इसने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी कूटनीति पर दोबारा सोचे और संतुलन बनाए। जब इन बदलावों को हम क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के साथ देखते हैं, हाँ। तो ये भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता को चुनौती देते हैं और उसकी कूटनीतिक हैसियत को कह सकते हैं थोड़ा कमजोर करते हैं। और मानवीय संकट भी तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, जैसे हमने रोहिंग्या शरणार्थी संकट में देखा। बिल्कुल। पड़ोसी देशों खासकर म्यांमार और बांग्लादेश में अस्थिरता अक्सर भारत के सामने बड़ी मानवीय चुनौतियां खड़ी करती है। रोहिंग्या संकट इसका बड़ा उदाहरण है। हाँ। लाखों शरणार्थियों के आने से भारत के संसाधनों पर दबाव बढ़ा, हाँ। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे मिजोरम और मणिपुर में। सीमा पार प्रवासन और विद्रोही गतिविधियों से तनाव भी बढ़ा। और एक और पहलू ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता के ढांचे में भारत की भूमिका थोड़ी सीमित है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है संसाधनों का बंटवारा, जैसे नदियों का पानी। क्या इस पर भी असर पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से। पड़ोस में अस्थिरता सीमा पार संसाधनों, खासकर पानी के प्रबंधन को और मुश्किल बना देती है। जैसे सिंधु जल संधि को ही लीजिए। ऐतिहासिक रूप से यह संधि कारगर रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो साझा नदी संसाधनों के प्रबंधन को लेकर इस संधि पर भी दबाव आ जाता है। दूसरी तरफ चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। ओह हाँ, वो तो है। इसको लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों में चिंताएं। पानी के बहाव, खेती और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके संभावित असर को लेकर। और चीन के साथ जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वो इस पूरी तस्वीर में कैसे फिट होती है? ये एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती चुनौती है। देखिए, पड़ोस की अस्थिरता चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका देती है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाती है। सही। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनतोटा, बांग्लादेश में मोंगला और चिटगांव बंदरगाहों में चीन का भारी निवेश, साथ ही हिंद महासागर में उसकी बढ़ती सैन्य मौजूदगी, ये सब भारत की सुरक्षा गणनाओं को जटिल बनाते हैं। ये प्रतिस्पर्धा भारत की चिंताएं तब और बढ़ा देती है जब चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश परियोजना है, दक्षिण एशिया में तेजी से फैल रही है। ये बढ़ती रणनीतिक खोर साफ दिख रही है और भारत को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक चालों पर लगातार नए सिरे से सोचने को मजबूर कर रही है। इन सबका क्षेत्रीय सहयोग मंचों जैसे सार्क और बिम्स्टेक पर क्या असर हो रहा है? क्या ये मंच कमजोर पड़ रहे हैं? हाँ, ये मंच निश्चित रूप से कमजोर हो रहे हैं। पड़ोस की अस्थिरता और बढ़ते तनाव इन क्षेत्रीय ढांचों के लिए खतरा हैं, जिनमें भारत एक अहम भूमिका निभाता रहा है। सार्क का तो जिक्र ही कम होता है अब। हाँ, सार्क तो भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लगभग ठप पड़ गया है। वहीं बिम्स्टेक की प्रभावशीलता भी म्यांमार के आंतरिक संकट और बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक हालात से सीमित हुई है। सदस्य देशों के बीच एकजुट होकर काम करने में कमी आती है, जिससे इन मंचों पर भारत के नेतृत्व को चुनौती मिलती है। ये रुकी हुई पहलें दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के भारत के प्रयासों को कमजोर करती हैं। तो ये तो हुई चुनौतियां और उनके असर। अब सवाल उठता है कि भारत इन सब से निपटने और अपनी भूमिका को ज्यादा असरदार बनाने के लिए क्या कर सकता है? आगे की राह क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूती देना। ठीक है। भारत को परिवहन और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सीमा पार कनेक्टिविटी बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें सड़कें, रेल लाइनें, बंदरगाहों का विस्तार शामिल है। खासतौर पर वो जो BBIN मोटर वाहन समझौता है, हाँ। और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMMTP जैसी रुकी हुई पहलों को तेजी से पूरा करना होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स तो सालों से अटके हैं। इन्हें तेजी से पूरा करने के लिए क्या अलग करना होगा? इसके लिए एक संपूर्ण सरकार यानी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। अच्छा, मतलब सभी मंत्रालय मिलकर? हाँ बिल्कुल, मतलब विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, जितने भी संबंधित विभाग हैं, सब मिलकर तालमेल से काम करें। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक तालमेल चाहिए। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि लोगों के बीच संपर्क भी मजबूत होगा। और कूटनीति के मोर्चे पर क्या मौजूदा तरीका काफी है या उसमें भी बदलाव की जरूरत है? उसमें भी जरूरत है। एक ज्यादा मजबूत, सक्रिय और क्या कहते हैं सुसंगत कूटनीतिक पहुंच बनानी होगी। ये सिर्फ सरकारों के बीच बातचीत तक सीमित ना रहे, बल्कि इसमें नागरिक समाज,
थिंक टैंक, व्यापारिक समुदाय, इनको भी शामिल करना होगा। बिम्स्टेक और सार जैसे मंचों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, लेकिन साथ ही मुश्किल मुद्दों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत पर भी जोर देना होगा। और खुलकर बात करनी होगी। हाँ, हमें खुलकर बात करनी होगी, आतंकवाद, प्रवासन, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर। साथ ही संघर्ष सुलझाने के सहयोगात्मक तरीकों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय शांति पहलों को भी गति देनी होगी। सुरक्षा सहयोग को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? पड़ोसियों के साथ सुरक्षा साझेदारी को और गहरा करना होगा। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, बेशक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए। हाँ, वो जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाना शामिल है। नेपाल, मालदीव, म्यांमार जैसे देशों के साथ साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाए जाने चाहिए। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत समुद्री क्षेत्र जागरूकता, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) को और बेहतर बना सकता है, साझा संसाधनों और तालमेल के जरिए। एक मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने से भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा। चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत क्या ठोस कदम उठा सकता है? ये एक बड़ी चिंता है। इसका मुकाबला करने के लिए प्रभावी आर्थिक कूटनीति पर ध्यान देना होगा। सिर्फ बड़ी बातें नहीं, बल्कि ठोस कदम। जैसे पड़ोसी देशों को व्यापार में रियायतें देना, निवेश के बेहतर अवसर बनाना और आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना। भारत मेकांग सहयोग जैसे मंचों के जरिए भारत को एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित करना होगा। एक और अहम चीज है डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़ाना, जैसे भारत का सफल डिजिटल भुगतान सिस्टम UPI। हाँ, UPI तो कमाल का है। बिल्कुल, इसे पड़ोसियों तक पहुंचाने से उनकी बाहरी शक्तियों पर निर्भरता कम हो सकती है। ये तो हुई हार्ड पावर और इकोनॉमिक्स की बात। सांस्कृतिक संबंधों यानी सॉफ्ट पावर की क्या भूमिका हो सकती है? सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल निश्चित रूप से बढ़ाना होगा। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम, पर्यटन को बढ़ावा देना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाली पहले, ये सब आपसी समझ और सहयोग बढ़ाते हैं। मीडिया सहयोग, साझा सांस्कृतिक उत्सव, एकेडमिक रिसर्च, इन सबको प्राथमिकता देनी होगी। इससे भारत के बारे में बनी नकारात्मक धारणाओं को दूर किया जा सकता है और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियां भी हैं जिनका असर सब पर पड़ रहा है। बिल्कुल। दक्षिण एशिया बाढ़, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के दूसरे प्रभावों से जूझ रहा है। ये साझा चुनौतियां हैं। भारत को इस क्षेत्र में पर्यावरण सहयोग का नेतृत्व करना चाहिए। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और टिकाऊ विकास के लिए एक क्षेत्रीय ढांचा बनाने की पहल करनी चाहिए। भारत हरित टेक्नोलॉजी और जलवायु के अनुकूल समाधान अपने पड़ोसियों के साथ साझा कर सकता है। इससे साझा मुद्दों पर गहरा सहयोग बढ़ेगा। आखिर में संकट के समय त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र हुआ था, इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? बंधन केंद्र स्थापित करके अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। अच्छा। ताकि प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक संकट या सुरक्षा खतरे की स्थिति में भारत तेजी से और प्रभावी ढंग से मदद पहुंचा सके। इसके अलावा सार्क, बिम्स्टेक और आसियान जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय संकट प्रबंधन ढांचा बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत का पड़ोस एक ऐसा क्षेत्र है जहां मौके भी हैं और चुनौतियां भी। जैसा कि स्रोत लेख में कहा गया है, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, जो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हाँ, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विजन पर आधारित है, उसे अब शायद एक पड़ोसी स्मार्ट नीति में बदलने की जरूरत है। ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा लचीली और ज्यादा प्रभावी। बिल्कुल सही कहा। स्रोत में रिमलैंड सिद्धांत का भी जिक्र है। ये एक पुराना भू राजनीतिक सिद्धांत है जो कहता है जो रिमलैंड यानी महाद्वीपों के तटीय किनारों को नियंत्रित करता है वो यूरेशिया पर राज करता है, और जो यूरेशिया पर राज करता है वो दुनिया की किस्मत तय करता है। ये सिद्धांत भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत रिश्तों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। ये सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि तेजी से बदलते इस बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को एक विश्व मित्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी अहम है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं,
क्या भारत के लिए पड़ोस में सिर्फ स्थिरता बनाए रखना ही काफी है, या फिर भारत को सक्रिय रूप से इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में एक ज्यादा महत्वाकांक्षी भूमिका निभानी चाहिए, भले इसमें जोखिम क्यों न जुड़े हों? इस पर विचार कीजिएगा।